नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में रैंक और इंडेक्सेस पूरा डिस्कस कर लेंगे। रैंकिंग इंडेक्स नवंबर 2019 की शुरुआत से लेकर के अगस्त 2020 तक आरओ पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो 20 सितंबर को आपका होना है। और आपका 11 अक्टूबर को जो मेन पेपर होना है यूपीपीसीएस अपर 2020 प्रीलिम्स, उसके लिए जो है इसको जरूर देख लीजिएगा। लगातार दो क्वेश्चंस आए हैं इंडेक्स से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे 50 नंबर का जीएस पेपर हो, जैसे एपीओ का प्रीलिम्स था उसमें भी इंडेक्स से कुछ सवाल आया था, और इसमें तो आता ही है। आरओ पेपर में 2 सवाल और 3 सवाल तक आ सकते हैं आपके यूपीपीसीएस अपर प्रीलिम्स में। शुरुआत करते हैं इसकी, एक एक इंडेक्स डिस्कस कर लेंगे, कोई भी इंडेक्स छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो हमने जो है एक्सेल में बनाया है, इसको कई सारे इसमें कॉलम दिए गए हैं। इंडेक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटेगी नहीं जो आपको इंडेक्स में पता होना ज़रूरी है। इसको मैं आपको ऐसे एक एक करके दिखाता जाऊँगा, क्योंकि पीडीएफ जो है इनलार्ज करके दिखाई जा रही है, एक्सेल सीट में ज़्यादा अच्छी दिखती है। जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको हमने दे दिया है, उनको पीडीएफ इसकी कन्वर्ट करके एक्सेल को वो चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। नवंबर 2019 में आया सबसे पहला इंडेक्स है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट किसका इसको पब्लिश करता है, इसको भी यहाँ पर हमने लिख दिया है। वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जिसने पब्लिश किया है उसकी स्थापना कब कहाँ पे हुई थी ये भी हमने लिख दिया। तो जैसे टाटा ट्रस्ट जो है ये 1892 में मुंबई महाराष्ट्र में काम कर रही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि जो स्टेट्स जो हैं अपनी एबिलिटी और जो है जैसा उनका कार्य प्रणाली है उसके आधार पर न्याय देने में कितना आगे या कितना पीछे हैं, इसकी लिस्ट बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद ये टॉप 3 आप देख लीजिए स्टेट्स कौन कौन से। टॉप 3 में टॉप सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, टॉप महाराष्ट्र है, इनके हिसाब से सेकंड केरल है और थर्ड जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है, बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में। 18 में से शीर्ष 3 ये हैं। और बाद में इन्होंने छोटे स्टेट्स में किसको किसको रखा है, गोवा को टॉप पर रखा है, फिर सिक्किम को रखा है, फिर हिमाचल प्रदेश को रखा है, ठीक है। और बॉटम भी देख लीजिए आप, क्योंकि अगर आप इसको मेंस के पर्पस से पढ़ रहे हैं, इस इंडेक्स को अगर मेंस में कभी आप मेंशन करना चाहें तो मेंस में जो है बड़े राज्यों की लिस्ट में सबसे नीचे रहा है झारखंड, फिर रहा है बिहार और फिर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये इनका स्कोर है, ठीक है, स्कोर याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। और छोटे राज्यों की सूची में सबसे खराब स्थिति है मेघालय की, फिर अरुणाचल प्रदेश की और फिर त्रिपुरा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा इंडेक्स है लिस्ट ऑफ ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, यानी कि बिजनेस में रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक। ये ट्रस्ट ब्राइबरी मैट्रिक्स यूएस ने इसको जारी किया है। इसमें ये होता है कि कौन कौन से देशों में जो है ब्राइबरी रिस्क कितना, यानी कि रिश्वतखोरी की जोखिम कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। तो इन्होंने जो है इंडेक्स बनाया है इसका, तो इसमें 100 पर इन्होंने स्कोर दिया था। 100 में से जिसका सबसे कम स्कोर होगा वहाँ पर रिश्वत जोखिम सूचकांक सबसे कम होगा। तो जैसे देखेंगे यहाँ पर सबसे कम स्कोर मिला है न्यूजीलैंड को, 100 में से खाली 4 नंबर इनको मिले, यानी कि यहाँ पर रिश्वत लेने का जोखिम सबसे कम है। फिर है नॉर्वे, फिर है डेनमार्क, फिर है स्वीडन, फिर है फिनलैंड। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक हम खाली टॉप 1 या टॉप 3 करके काम चला ले रहे थे, ऐसा नहीं होगा। टॉप 5 में कौन सा नहीं है ये भी बीईओ के पेपर में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अवेयर रहने की और हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी कुछ आपने फैक्ट छोड़ा तो आपका एक सवाल गलत हो सकता है। अब बॉटम में यानी सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे सोमालिया है। 200 कंट्रीज़ को रैंक दी 200वें नंबर पर सोमालिया है, इसको 94 नंबर मिले हैं 100 में से, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिश्वतखोरी की आशंका रहती है। फिर साउथ सूडान है 199 पर, नॉर्थ कोरिया है 198 पर। भारत की रैंक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को स्कोर मिला 100 में से 48 और भारत की रैंक है 78वीं। यहाँ पर एशिया में देख लेते हैं क्या रैंक है एशियन कंट्रीज़ की। नेपाल की 116, पाकिस्तान की 153 और बांग्लादेश की 178, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेस बाइबरी, मतलब ये ट्रेस जो है यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रैंकिंग देता है हर साल कि कौन सा जो है देश सबसे ज़्यादा रिश्वत ले सकता है, या फिर कौन सा देश सबसे कम रिश्वत लेता है, या फिर जहाँ पर रिश्वत लिए या फिर दिए जाने का जोखिम कम या ज़्यादा है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आ गई थी, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी जारी करता है। आईएमडी का वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स या फिर इंडेक्स। आईएमडी जो है 1990 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर लग्जमबर्ग था, ठीक है। उसके बाद भारत को इन्होंने रैंक दिया है 59वां, 59th याद रखिएगा।
और चाइना की रैंक है इसमें 42वीं, रशिया की 47वीं, साउथ अफ्रीका की 50वीं, इंडिया की 59वीं। ये ब्रिक्स नेशन में जो है हमने इसको कर दिया है। उसके बाद आगे हम देखेंगे फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की लिस्ट आ गई थी। फॉर्च्यून बेसिकली एक मैगजीन है जो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट जारी करती है। कुल मिलाकर के उनके हिसाब से जो उत्कृष्ट बिजनेस पर्सन होते हैं वो, तो इन्होंने सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट से हैं उनको फर्स्ट पर रखा है। भारतीय मूल के सत्या नडेला, वैसे तो नागरिकता यूएस की है उनके पास, तो उनको फर्स्ट पर रखा है। एलिजाबेथ गाइन्स जो हैं इनको, ये फॉर्शेक मेटल ग्रुप की हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनको सेकंड पर, और ब्रायन निकोल को इन्होंने रखा है थर्ड पर। ठीक है, और बाकी विमेन में देख लीजिए, जूली स्वीट जो है एक्सेंचर की सीईओ, ये 15वें नंबर पर। अलीबाबा के सीईओ डैनियल जैंग ये 16वें नंबर पर यहाँ पर रखे गए थे। ये फॉर्चून की वार्षिक बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में 20 ऐसे सीईओ चुने जाते हैं जिन्होंने मुश्किल लक्ष्यों को साधा, असंभव मौकों को बनाया और क्रिएटिव तरीके से अपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन की समस्या के समाधान तलाशे। ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स आ गया था। बास्क इंस्टीट्यूशंस और D&L ने जो है साझेदारी में प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड्स इंडेक्स यहाँ पर सृजित किया है। तो इसमें ज्यूरिख शहर जो है स्विट्जरलैंड को उसको सबसे ज़्यादा समृद्ध बताया इन्होंने। फिर है वियना, ऑस्ट्रिया का नंबर, मतलब ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो वियना है वो दूसरी सबसे समृद्ध सिटी या फिर शहर है पूरे विश्व की। ठीक है, और उसके बाद कोपनहेगन है, लक्समबर्ग है और हेलेंस्की है। तो इसमें कौन सा शहर मतलब सबसे ज़्यादा समृद्ध है उसको रैंकिंग दी जाती है। भारत के कौन से शहर इसमें शामिल हैं ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बेंगलोर 108वें पर, दिल्ली 101 नंबर पर पूरे विश्व में, और मुंबई 107वें नंबर पर इनकी लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दिसंबर का देख लेते हैं इंडेक्स, इंपॉर्टेंट। दिसंबर के इंडेक्स में सबसे पहला आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गई थी। इसमें एक हाईलाइट है वो जो आपको याद रखनी चाहिए कि रेलवे ने अपने परिचालन में सबसे खराब प्रदर्शन किया था पिछले 10 सालों में। तो सीएजी की तरफ से रिपोर्ट आती है, तो उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 में उनका ऑपरेटिंग रेशियो जो रहा है 98.44 रहा है। तो इससे क्या होता है, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि ये डिटेल प्रोवाइड करता है जो खर्चा किया जाता है रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर 100 से भी कम है तो इसका मतलब है कि रेलवे ने जो है 98.44 रुपये खर्च किए 100 कमाने के लिए। समझ रहे हैं आप, यानी कि ये कम होना चाहिए। जितना ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा उतना ही अच्छा प्रदर्शन होगा। तो ये कि ये 98.44 खर्च किए 100 रुपये कमाने के लिए, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो बहुत ज़्यादा था। मतलब पीएम मोदी जी ने कहा था एक बार विजिट में, या फिर गृह मंत्रालय को उन्होंने एक बार निर्देश दिया था कि हमको कुल मिलाकर के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची तैयार करनी चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री ने अपनी पहली इस तरह की सूची तैयार की थी। इसमें आप देख लीजिए रैंकिंग में अंडमान निकोबार द्वीप का एबरडीन रेलवे स्टेशन जो है सूची में पहले स्थान पर है, गुजरात का बलासिनोर थाना दूसरे स्थान पर है, और मध्य प्रदेश का अजक बुरहानपुर जो है ये तीसरे स्थान पर रखा गया था। टॉप 3 याद रखना बस ठीक रहेगा इसके लिए। और कुल मिलाकर के इसमें देखा गया था कि कौन सा थाना जो है अपराधों से निपटने में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और महिला और भेद वर्गों से संबंध में जो शिकायतें आती हैं उनका निवारण कितनी तेज़ी से कोई थाना कर रहा है, इसमें रैंकिंग दी गई थी। तो फर्स्ट पर कौन है एक बार जरूर देख लीजिएगा, एबरडीन रेलवे स्टेशन जो है, सॉरी पुलिस स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन नहीं, अंडमान निकोबार का। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, वो हर साल लगभग एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि कौन कौन से देश सैन्य पर अपना जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, या फिर कौन से देश ऐसे हैं जिसमें जो पूरे विश्व में डिफेंस पर या फिर रक्षा पर या फिर सैन्य हथियार खरीदने पर कितना खर्च करते हैं। बेसिकली सैन्य हथियार पर होता है। सैन्य हथियार खरीदने में जो बढ़ोतरी हुई है देशों के द्वारा वो 5% की हुई है। 5% अधिक देश खर्च कर रहे हैं अपनी जीडीपी का हथियार खरीदने में। हथियार उत्पादन के मामले में अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 59% हिस्सेदार है। ठीक है, रशिया 8.6% है। ये सब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली आगे हम देखेंगे देशों की रैंकिंग। ठीक है, देशों की रैंकिंग की कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा अपने जीडीपी का या फिर अपने जो है पूरे बजट का खर्च करते हैं हथियारों की खरीद पर। ठीक है, इनके हिसाब से वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक जो है लॉकहीड मार्टिन है, और 2009 से ये अपना स्थान काबिज किए हुए है। ये कहाँ पर है, यूएस में है।
क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हो गया था। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जानकारी दी गई थी। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन की वेन्यू जरूर याद रखिएगा। BU पेपर में पूछा था कि COP26 कहाँ पर होगी, ये ग्लासगो में होनी है, याद रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये रैंक दी ही नहीं किसी को, क्योंकि इनके हिसाब से कोई भी ऐसे देश नहीं है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर रखे जा सकें। तो इनकी रैंकिंग जो है थर्ड प्लेस से शुरू होती है। ठीक है, इस सूची में जो है मतलब कह सकते हैं चौथे शुरू होती है। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खाली रहे स्थान। स्वीडन चौथे नंबर पर है, टेक्निकली पहले नंबर पर है इस इंडेक्स में। डेनमार्क 5वें पर है, ब्रिटेन 7वें पर, चाइना जो है 30वें नंबर पर है। भारत का स्थान यहाँ पर 9वां मिला था, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत जो है अपने 2030 तक के टारगेट्स जो उसने रखे हैं उसको अचीव करने में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और जो है 2 डिग्री सेल्सियस की कंपैटिबिलिटी है उसको भी अचीव कर लेगा। ठीक है, तो आप जब भी जलवायु परिवर्तन पर लिख रहे हो मेंस का कोई आंसर, तो इसको मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया की पेस इनके हिसाब से अच्छी है। किसके हिसाब से अच्छी? UNFCCC जो COP25 है जो सबमिट हुई थी उसमें ये कहा गया था। HDI बहुत इंपॉर्टेंट है, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो है क्या पैरामीटर्स हैं जिनको मेजर करते हैं, इस पर UPPCS 2019 में सवाल आया था। तो 3 पैरामीटर होते हैं इसके, 3 बेसिक पैरामीटर्स जो हैं। इसमें सबसे पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, ये इसको जीवन प्रत्याशा बोल सकते हैं हम लोग। एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज, एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 3 इसके इंडिकेटर हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूछा गया था सवाल। टॉप 3 इसके पोजेसर्स कौन से हैं? टॉप 3 में सबसे पहले नॉर्वे को रखा गया है फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड पर रखा गया है स्विट्जरलैंड को, और थर्ड पर रखा है इन्होंने आयरलैंड को। इंडिया को इस साल रैंक कितनी मिली है? इंडिया को इस साल जो है 129वीं रैंक मिली है, याद रखिएगा, ये जो है गलत हो गया था। 129वीं रैंक भारत की। 2018 में भारत की रैंक जो थी 130वीं थी, इसको नोट करिएगा आप। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया गया था कि दक्षिण एशिया जो है 1990 से 2018 तक इसने 46% की वृद्धि की थी और अपने को इम्प्रूव किया था। एशियन कंट्रीज़ की रैंक भी देख लीजिए यहाँ पर, कभी कभी पूछ लेते हैं, और ब्रिक्स नेशन की भी लिखी हुई है। ब्राज़ील की रैंक 2019 वाली जो है 79वीं है, चाइना की 86वीं है, रशिया की 49वीं है, साउथ अफ्रीका की 113वीं, पाकिस्तान की 150 है, और अफगानिस्तान की 168, श्रीलंका की 76, भूटान की 134, नेपाल की 149, बांग्लादेश की 136 और मालदीव की 101 है। 2018 की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अदर कंट्रीज़ की ये जो है आप याद रखिए, ये पूछा जा सकता है आपके, इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंक जो है एक्चुअली मिस्टेक हो गई पढ़ने में, ये जो है ये वाली आपको याद रखनी है, मतलब ये 2018 लिखा हुआ है लेकिन ये जो है आपको याद रखना है, 2018 तक का डेटा लिया है इसमें। ये वाली इधर वाली आपको याद में रखनी है, ये वाली आपको स्किप करनी है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे पढ़ने में, आपको ये वाली रैंकिंग जो है इन पर ध्यान देना है। ठीक है, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। शक्तिशाली का मतलब है कि इम्पार्ड का मतलब है कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र या फिर सामरिक क्षेत्र में महिलाओं की जो उपस्थिति है जिन जिन देशों में, उसके आधार पर यहाँ पर उन देशों की महिलाओं को रैंक दी गई है। जैसे एंजेला मार्केल जो है हर बार ये टॉप पर आ जाती हैं, चांसलर हैं क्योंकि जर्मनी की चांसलर मतलब एक तरीके से वहाँ की हेड हैं, तो पहला स्थान एंजेला मार्केल को ही मिल रहा है लगातार 2-3 साल से। दूसरे पर क्रिस्टीन लगार्ड हैं, ये फ्रांस की ओर से। ठीक है, उसके बाद नैन्सी पेलोसी को रखा गया है अमेरिका में थर्ड प्लेस पर। इसमें हमारी एक महिला को शामिल किया गया था, हमारे देश की निर्मला सीतारमण जी को, जो इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं। 34वें नंबर पर इनको रखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब जो एंटरप्रेन्योर हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको जो है 54वें स्थान पर। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन इंटरनेशनल की हेड, इनको 65वें स्थान पर। और ग्रीटा थुनबर्ग को 100वें स्थान पर इन्होंने रखा है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 की आई है, ये जो है पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आइसलैंड में नहीं है, स्विट्जरलैंड में, ये रॉन्ग लिख गया है। 1971 में स्थापित हुआ था। इस सूचकांक में जो देश पहले स्थान पर होगा, यानी कि वहाँ पर जेंडर गैप सबसे कम है। जेंडर गैप का मतलब है कि जितने अवसर
विमेन को मिलते हैं, जितने अवसर जो है मेन को मिलते हैं उसमें से कम विमेन को मिलते हैं, तो इसका मतलब वो जेंडर गैप है। तो जेंडर गैप में सबसे ऊपर है जो देश, यानी कि वहाँ पर जेंडर गैप सबसे कम है। तो सबसे कम जेंडर गैप कहाँ पर है? आइसलैंड में है। आइसलैंड जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट पर है। भारत का स्थान इसमें 112वां है, यानी कि भारत में जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है। जो मेन साइंस राइटिंग लिखेंगे उसमें अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात आए और चैलेंजेस के बारे में बात आए तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक चीज़ और नोट की है कि लैंगिक भेदभाव को कम करने में जो हमको आगे समय लगने वाला 2019 से वो अब लगेगा करीब 99.5 साल, यानी 99.5 साल के बाद लैंगिक भेदभाव को बिल्कुल शून्य कर देंगे हम। लेकिन 2018 में ये जो संख्या थी सालों की, ये 108 आंकी गई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि राजनीतिक क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हम महिलाओं की उपस्थिति देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव को हम जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है भारत का स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, 112वां। ये एक इंडेक्स नहीं है, ये एक अपडेट है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। HDFC बैंक जो है 100 बिलियन डॉलर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हासिल करने वाला हमारे देश की तीसरी एंटिटी बन गई थी। कंपनी में, बैंक्स में और हर चीज़ को मिला दें अगर, तो HDFC बैंक तीसरी ऐसी एंटिटी थी जो 100 करोड़ के 100 करोड़ बोल रहा हूँ, 100 बिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंची। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। तो आप जानना जरूर चाहेंगे कि अगर ये तीसरी कंपनी है जो 100 बिलियन डॉलर कैप तक पहुंची है, तो पहली दूसरी कौन सी है? तो पहली है रिलायंस, पहली है टाटा कंसल्टेंसी और दूसरी बनी थी रिलायंस, और तीसरी है ये HDFC बैंक। थर्ड इंडियन फर्म है जिसने 100 बिलियन डॉलर का मार्क जो है वो छू लिया है। एक लिस्ट आई थी या फिर कह सकते हैं एक रैंकिंग आई थी अमेरिका की तरफ से कि कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च और डेवलपमेंट में साइंटिफिक आर्टिकल्स प्रकाशनों की सूची में अमेरिका ने स्थान दिया था। फर्स्ट चाइना को दिया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, फिर अमेरिका को, थर्ड पर इंडिया को दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंडिया को थर्ड पर रखा इन्होंने सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लेख प्रकाशनों की प्रकाशन करने के मामले में कुल मिला के। ठीक है, तो ये है, ये आंकड़े दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगर आप इनोवेशन में लिखें, इनोवेशन कैसा है भारत में, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स या फिर सुशासन सूचकांक आ गया था। ठीक है, ये जो है सुशासन सूचकांक से क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पेपर में। ठीक है, अभी BO के पेपर में आया था। सुशासन सूचकांक में ये कुल मिलाकर इसलिए जारी किया जाता है कि कौन कौन से राज्य सुशासन के मामले में किस किस नंबर पर आ रहे हैं। ये मात्रात्मक डेटा एक उपलब्ध करवाता है जिससे रैंक देख सके स्टेट और अपने को बेहतर बनाने की कोशिश कर सके जिसकी रैंक कम आई है। ठीक है, तो इसमें जो है बिग स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज करके जो है डिवीज़न किए गए थे। तो बिग स्टेट्स में जो है तमिलनाडु टॉप पर है, और आपका हिल स्टेट्स में, इसमें हिल स्टेट्स की सूची बनाई गई थी, यानी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी टॉप पर है। ठीक है, ओवरऑल जो है तमिलनाडु टॉप पर है, याद रखिएगा ये। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस में जो है पुअर परफॉर्मेंस बड़े राज्यों में सबसे पुअर किसका है? ओडिशा का है, फिर बिहार का है, और फिर गोवा का है, और फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड का। वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है पहाड़ी और दुर्गम मतलब यहाँ हिली टेराइन है, वहाँ पर सबसे खराब प्रदर्शन कश्मीर का है। ऑब्वियसली सुशासन नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वो तो पहले डिस्प्यूटेड चल रहा था। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? चंडीगढ़ का है, फिर न्यू दिल्ली का है, और फिर लक्षद्वीप का है। अगर आपके एग्जाम में बड़ा छोटा राज्य कुछ न दे और पूछे कि टॉप पर कौन है, तो आप तमिलनाडु को मार्क करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, यानी कि ये फॉरेस्ट सर्वेक्षण के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट जारी की जाती है। इस पर हमने वीडियो ही पूरा बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 55 मिनट का एक एक इंपॉर्टेंट डिटेलिंग डिस्कस करी गई है। किसके लिए? ISFR की मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने खुद ही वीडियो ही बना रखा है इसका। तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक है, वो पब्लिश करती है इसको। तो जहाँ पर टेररिज्म सबसे ज़्यादा होता है उसको टॉप पर रखा जाता है इस लिस्ट में। तो टेररिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, फिर इराक में है, और फिर नाइजीरिया में है। टेररिज्म सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो टॉप 3 ये हो गए। इंडिया का जो है स्कोर इसमें 7.518 था, भारत को इसमें 7वां स्थान दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्कोर जो है 10 में से दिया गया था, यानी जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा वहीं पर टेररिज्म सबसे ज़्यादा।
तो 5.518 जो है स्कोर मिला था भारत को, और कुल मिलाकर के सूची में 7वें स्थान पर था भारत, जहाँ पर टेररिज्म का खतरा हो सकता है। ठीक है, पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को 31वां स्थान मिला, नेपाल को 34वां, चीन को 42वां, श्रीलंका को 55वां, भूटान को 137वां। भूटान को इतना जो है ख़राब रैंक, मतलब इतना अच्छा रैंक मिला है, यहाँ पर कोई टेररिज्म की संभावना नहीं है, 137वां। जिसका नंबर सबसे ज़्यादा, जिसका रैंक सबसे ज़्यादा, वहाँ पर टेररिज्म सबसे कम। जिसकी रैंक सबसे कम जैसे अफगानिस्तान, तो वहाँ पर टेररिज्म का रिस्क सबसे ज़्यादा। जनवरी मंथ के इंडेक्सेस देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर नेम इंडेक्स का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स। ठीक है, इसमें नीति आयोग ने इसको जारी किया था। एसडीजी इंडेक्स जो है बेसिकली 100 इंडिकेटर्स को यहाँ पर देखता है, 100 इंडिकेटर्स में, मतलब इंडिकेटर्स को जो है कंपेयर करके, मतलब कुल मिलाकर के ये 100 करीब इंडिकेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, 100 इंडिकेटर्स जो है कुल मिलाकर इसमें लिए जाते हैं, इनको कंपेयर किया जाता है और स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो पहले स्थान पर है केरल, ठीक है, सेकंड पर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है, फिर है तमिलनाडु और फिर तेलंगाना। तो टॉप 5 हमने दे दिए हैं। ठीक है, इसमें से बीयू पेपर में पूछा गया था कि बताइए टॉप 5 में कौन सा नहीं है, और गुजरात आंसर में था, तो गुजरात को हमको चूज़ करना था। तो इस तरीके के सवाल बन रहे हैं आजकल। और बॉटम भी हमने दे दिया, इसीलिए बॉटम अगर आप मेंशन करना हो, बॉटम में उत्तर प्रदेश को 23वां स्थान, इसमें 15वां स्थान ओडिशा को, 7वां स्थान सिक्किम को इसमें दिया गया। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं स्कोर के आधार पर। स्कोर के आधार पर जो मतलब 100 में से स्कोर मिलता है, 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं, जिसमें एस्पिरेंट एक कैटेगरी है, एक है फ्रंट रनर होगी, एक्चुअली जो है परफॉर्मर कैटेगरी है, और एक जो है फ्रंट रनर की होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लेस जो है डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, जो ये स्थान है, जैसे केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये टॉप 5 हैं, इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। इंदौर ने टॉप कर लिया था, जो क्लीनलीनेस रैंकिंग आती है तिमाही पर, तो पहली 2 तिमाहियों में इंदौर ने टॉप कर लिया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाले की नोडल एजेंसी है, इसने जारी किया था ये। ठीक है, और ग्रामीण वाले स्वच्छ भारत मिशन को कौन देखता है, आपको पता होगा, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय। तो तिमाही वाला स्कोर वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आरओ पेपर के लिए हो सकता है, क्योंकि आरओ पेपर जो है पहले बन चुका होगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं 20 सितंबर को जो है आपका, क्योंकि अब तो आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन की टोटल रैंकिंग आ गई 2019 की ओवरऑल। तो तिमाही वाली भी एक बार देख लीजिए। तिमाही में शीर्ष पर था इंदौर, भोपाल और सूरत। ठीक है, इंदौर ने ओवरऑल जो वार्षिक रैंकिंग आई थी उसमें भी टॉप किया था, लगातार 4थी बार इंदौर टॉप पर है स्वच्छता स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल मिलाकर के, याद रखिएगा। और बाकी आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाले यूएलबीज में इंदौर टॉप पर, फिर गुजरात, फिर नवी मुंबई। 1 से 10 लाख वाली आबादी वाले यूएलबीज में टॉप पर है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में टॉप पर है जमशेदपुर, फिर नई दिल्ली। दूसरी तिमाही में 1 लाख से 10 लाख आबादी तक जो है ये शीर्ष शहर है जमशेदपुर और चंद्रपुर। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि पहली तिमाही में 10 लाख से अधिक आबादी वालों में सबसे निचली रैंकिंग पर रहा था कोलकाता। ये थोड़ा स्पोर्ट्स से संबंधित रैंकिंग है, अगर कोर स्पोर्ट्स पूछ लिया तो ये आ सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने अपनी रैंकिंग में जो है ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा जारी की जाती है, इसमें इन्होंने रैंकिंग जारी की थी जनवरी में करीब, और इसमें मानव ठक्कर को शीर्ष पर रख दिया था इन्होंने। तो शीर्ष स्थान तक पहुँचने वाले टेबल टेनिस प्लेयर में ये कुल मिलाकर के बन गए थे 4थे खिलाड़ी। अभी तक खाली अरविंद देसाई, जी साथियान, सौम्य घोष के बाद ये ठक्कर ही हैं जिनको शीर्ष पर पहली बार रखा गया था, क्योंकि भारत में जो आप जानते हैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इन सब चीज़ों पर। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग में फर्स्ट पर पहुंचना किसी भारतीय के लिए बड़ी बात है। डच बैंक जो है इसने इमेजिन 2030 की रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ हमको जाननी है वो ये है कि इंडिया के लिए इन्होंने क्या अनुमान लगाया था। इन्होंने पूर्वानुमान लगाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही है। वैसे तो कोरोना की वजह से सारे पूर्वानुमान धरे के धरे रह गए हैं, लेकिन अगर पुराना कुछ पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने माना था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 3 ट्रिलियन की है और 7 ट्रिलियन तक 2030 तक पहुँच जाएगी। यूरेशिया ग्रुप करके एक
संस्था है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, या फिर उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी। ये कुल मिलाकर के उन्होंने 10 बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020 की लिस्ट बनाई थी कि सब भू राजनैतिक खतरे के रूप में जो 10 भू राजनैतिक जोखिम के रूप में जो हो सकते हैं उनको सूचीबद्ध किया था उन्होंने। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, 5th नंबर पर रखा था, यानी कि ये जो है 5वें सबसे बड़े भू राजनैतिक जोखिम हो सकते हैं पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ये पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं तो ये आप हटा भी सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो लंदन में यूके में है, काम करता है, इसकी स्थापना 1997 में हुई, ये इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें जो है कंट्रीज़ को इस आधार पर रैंक दी जाती है कि किसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसी कंट्री का होने का आशय यह है कि उस पासपोर्ट के लेकर आप कितने देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, यानी कि कौन सा पासपोर्ट ऐसा है जहां पर आपको कितने देशों में जाने का वीज़ा नहीं लगेगा। तो जिन देशों का पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिन देशों के पासपोर्ट से अधिकतम देशों में जाने में वीज़ा नहीं लगेगा, तो उनको पहली रैंक मिलेगी। जैसे जापान है, जापान ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट से 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल किया जा सकता है, और सिंगापुर ऐसा है वीज़ा फ्री एक्सेस देता है 190 कंट्रीज़ तक, और फिर जर्मनी है और साउथ कोरिया 189 कंट्रीज़ तक वीज़ा फ्री यात्रा इनके पासपोर्ट से की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक 84 है। भारत जो है, भारत का पासपोर्ट लेकर आप 58 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये है कुल मिला। अगला इंडेक्स क्या है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। ये जो है सरकार ने इसको जारी किया था। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किसने किया है? इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी यानी AEE और BEE ने इसको डेवलप किया था, और इन्होंने 4 कैटेगरी रखी थी: एस्पायरेंट, परफॉर्मर, कंटेंडर और फ्रंट रनर। 4 कैटेगरीज में रैंकिंग दी थी। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इसमें ये इस इंडेक्स में टॉप पर रहा था कुल मिलाकर के आपका हरियाणा, फिर आपका रहा था कर्नाटक, और फिर केरल। हरियाणा, कर्नाटक, केरल ने टॉप किया था। इसमें 97 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज़ किया गया था इसको प्रिपेयर करने में, और सबसे ख़राब राज्यों में रहा था आपका मणिपुर, फिर जम्मू कश्मीर और फिर झारखंड। राजस्थान ने अपने समूह में खराब प्रदर्शन, अपना अपना समूह मतलब वही हमने जैसे 4 कैटेगरीज की बात की है, कंटेंडर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पायरेंट। तो उसमें जो कैटेगरीज में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ये हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य ये हैं। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी 2020 की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया था। ठीक है, जो स्विट्ज़रलैंड में है, और इसने जो है कुछ इंडिकेटर्स को रैंकिंग दी थी कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हो सकते हैं। टॉप 10 रिस्क कौन कौन से हैं? टॉप 10 में टॉप 3 रिस्क हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट एक्शन फेलियर, वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉस। ये जो है इम्पैक्ट के आधार पर टॉप 3 रिस्क हो सकते हैं इनके अनुसार। टॉप 3 रिस्क जो है लिवलीहुड के आधार पर कौन कौन से होते, लाइकलीहुड के आधार पर यानी कि संभाविता के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रतिकूल मौसम और जलवायु कार्रवाई विफलता और प्राकृतिक आपदा। तो ये आप जो है नोट कर सकते हैं। जैसे टर्म्स आप लिखेंगे आंसर राइटिंग में अपने, तो ये इन्हांस करेगा आपका आंसर राइटिंग को। क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बेसिक तो सभी को पता है, लेकिन अगर आप ये सब मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप हर चीज़ सर्च करते हैं और पढ़ते हैं। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया था, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही। इसमें शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? ये है डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड। ठीक है, और नीचे के 3 देश कौन से हैं? कैमरून, सेनेगल और कोट इक्वाडोर। भारत को इन्होंने 76वां स्थान दिया था, ये नोट करिएगा। ये पहली रिपोर्ट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, और इसकी थीम थी या फिर इसका टाइटल था द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड न्यू इकोनॉमिक इम्परेटिव। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आती है, आपको पता है, और इसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी। जैसे बताया गया कि वैश्विक वृद्धि 2019 में, यानी कि जो ग्लोबल ग्रोथ हुई थी 2019 में 10 वर्ष की सबसे निचले स्तर पर रही थी, 2.3% पर थी। और जबकि
जो है अनुमान 2.5% का था। 2021 में ग्लोबल ग्रोथ जो है 2.7% का अनुमान था, जो कि और भी बहुत नीचे जाएगा ड्यू टू कोविड-19। वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट आई थी 2020 की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसको जारी करता है, लंदन में इनका हेडक्वार्टर है। कुल मिलाकर ये बताते हैं कि कौन कौन से देशों के सेंट्रल बैंक कितना कितना सोना रखे हुए हैं रिजर्व के फॉर्म में या खरीद करते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है चाइना के, रशिया के, कजाकिस्तान और टर्की, पोलैंड के, ठीक है, ये भारत के तुलना में ज़्यादा इन्होंने सोना खरीदा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 6वें स्थान पर रखा गया था, जिसे अब्रॉड में यानी कि विदेशों में गोल्ड सॉवरेन के सबसे बड़े बायर के रूप में नामित किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और परफॉर्मेंस के आधार पर इन्होंने बताया था उस समय तक, जब तक ये इंडेक्स आया था, कि वर्तमान में आरबीआई के पास 625.2 टन सोना है, जो उसकी विदेशी मुद्रा भंडार का 6.6% हिस्सा है। ग्रीन पीस इंडिया 2020 की रिपोर्ट आई थी, बीईओ पेपर में इससे भी सवाल आया था, ठीक है। बीईओ पेपर में इन्होंने पूछा था ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ग्रीन पीस इंडिया ने बताया था कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है झारिया, झारखंड का। कोयला भंडार और उद्योग का जो क्षेत्र है धनबाद, ये दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। तो कैटेगरी वाइज उन्होंने बताया था ओवरऑल मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भारत का झारिया इन्होंने बताया था, झारखंड का। उसके बाद लीस्ट पोल्यूटेड सिटी इन्होंने बताया था लुंगलेई, मिजोरम को। दोनों ही हमने मेंशन करे थे। और 10वां मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो था पूरे देश का, वो दिल्ली बताया गया था। टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ इंडिया में 6 जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। ये यूपी जीके में आप नोट कर सकते हैं। और लुंगलेई जो था मिजोरम का सिटी, ये लीस्ट पोल्यूटेड था पूरे देश का। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था 2019 का, इसके बारे में आपने सुना होगा, ट्विटर वगैरह पर आता रहता है। टॉप पर रैंक जो है ये नॉर्वे ने हासिल की थी, फिर आइसलैंड और फिर स्वीडन। ये टॉप 3 कंट्रीज हो गए जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद इंडिया को रैंक इन्होंने 51वीं दी थी। और इस स्कोर देते हैं कुल मिलाकर के 10 में से स्कोर देते हैं, ठीक है। 10 में से भारत को 6.9 नंबर मिले, भारत को 51वां स्थान दिया गया था। तो जिसका ज़्यादा स्थान होता है उसका मतलब डेमोक्रेसी की हालत या जो प्रजातंत्र चल रहा है उस देश में, वो कम स्टेबल है या कम अच्छा है, ठीक है। तो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी किसकी है? नॉर्वे की, फिर आइसलैंड की और फिर स्वीडन की। इंडिया स्टेट वेजिटेबल रिपोर्ट आ गई थी 2018-2019 की। ये सब हमने वैसे कवर किया हुआ इकोनॉमी डेटा में अपने। वेस्ट बंगाल सब्जियों के उत्पादन में फर्स्ट पर है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आ गया था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि बर्लिन जर्मनी में काम करती है, उसने जारी किया था इसको। शीर्ष स्थान पर उन्होंने डेनमार्क को रखा था, फिर और न्यूजीलैंड को, ठीक है। मतलब ये डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहली रैंक पर थे, ठीक है। फिनलैंड जो था ये दूसरे नंबर पर था। यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम है। उसके बाद जो है आगे अगर हम देखें, पाकिस्तान को 120वीं रैंक मिली थी इसमें, भारत को 41वीं रैंक मिली थी इसमें, और चाइना को जो है 80वीं रैंक मिली थी, ठीक है। ये स्कोर लिखा हुआ है, ठीक है। रैंक इसमें देख लेते हैं हम लोग क्लियरली। डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है पहले स्थान पर है, ठीक है। यूके को 12वां स्थान, यूएस को 23वां, इंडिया को 80वां स्थान मिला है, ना कि 41वां। 41 जो है स्कोर है इंडिया का, ठीक है, 100 में से। तो जिसका ज़्यादा स्कोर होता है उसको जो है ज़्यादा अच्छी रैंक मिलती है, यानी कि वहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम है। तो इंडिया को रैंक मिली 80वीं, और चाइना को भी 80वीं रैंक मिली। दोनों जो है 80-80 पर हैं, दोनों के स्कोर जो है 41 है, ठीक है। पाकिस्तान को रैंक मिली है 120वीं, और बांग्लादेश को 146वीं मिली है। सोमालिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसको आखिरी रैंक मिली है 180, ठीक है। रशिया को 137वीं रैंक मिली है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भारत की रैंक एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत की रैंक जो है 80वीं आई है इस बार, ये वाली, और भारत का स्कोर है 41वां। उसके बाद 7th ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये जो है बीयू पेपर में आया था। इसमें आपको चूज द इनकरेक्ट पूछा गया था। एक तरफ रैंक लिखी हुई थी और एक तरफ कंट्री का नाम लिखा हुआ था, आपको बताना था रॉन्ग कौन सा मिलाया हुआ है, ठीक है। और 7th है ये इनसीड बिजनेस पब्लिक, ये इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है, और गूगल और एडिको समूह के द्वारा मिलकर के जारी किया जाता है इसको। स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है, फिर है जो है यूएस है सेकंड पर, थर्ड पर सिंगापुर है। तो ये पहली 3 पोजीशन नोट करनी है। फिर लोवेस्ट पोजीशन नोट करनी है। लोवेस्ट जो है ये यमन की, और 132वीं, फिर अंगोला 131वीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC
आपका 130वें पर। भारत की रैंक जो है 72वीं रही थी, ये भी पूछा जा चुका है। फरवरी मंथ के इंडेक्स देख लेते हैं। फरवरी मंथ में सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव 2004 के द्वारा जारी किया गया। पैरामीटर वही है कि कौन सा देश जो है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है, यानी कि महिलाओं द्वारा बच्चों को स्तनपान कराए जाने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कौन सा देश प्रमोट करता है, इस पर आधारित था। और इसमें केवल एक ही रैंक इन्होंने दी थी, श्रीलंका को इन्होंने टॉप पर रखा था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019, ये थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटीज़ प्रोग्राम जो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि विभिन्न देशों की थिंक टैंक को रैंकिंग देते हैं कि थिंक टैंक का प्रदर्शन कैसा है। तो इसमें भारतीय थिंक टैंक को भी जगह मिली थी, इस वजह से हम इसको देखेंगे। भारत का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, तो इसको जो है 176 वैश्विक थिंक टैंक इंडेक्स में 27वें स्थान पर रखा गया था अमेरिकी और गैर अमेरिकी थिंक टैंक की कैटेगरी में। तो 176 थिंक टैंक्स में से 27वां स्थान भारत की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को मिला था, ORF इंडिया को, इस वजह से हम इसको नोट करेंगे। तो अमेरिकी और गैर अमेरिकी थिंक टैंक की कैटेगरी में जो है भारत को मिली थी 27वीं रैंक, लेकिन ओवरऑल जो भारत की रैंक थी भारत के इस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की रैंक ये थी 118वीं। ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो ब्रसल्स में काम करती है बेल्जियम में, उसने एक जो कह सकते हैं रिपोर्ट जारी की थी प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील की, कच्चे इस्पात के उत्पादक देशों की उन्होंने लिस्ट बनाई थी और इसमें मीट्रिक टन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं उनको रैंक किया था। जैसे कि सबसे ज़्यादा कच्चे इस्पात का उत्पादन चाइना में होता है, फिर इंडिया में होता है, फिर जापान में होता है। ठीक है, तो टॉप 3 है। भारत का स्थान दूसरा था इसमें। अमेरिका जो है ये स्थान पर है चौथे और 5वें पर, अमेरिका चौथे पर और रशिया जो है 5वें स्थान पर है कुल मिलाकर के। तो टॉप 5 ये होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है यूएस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जितने भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी एजेंसीज जो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रिकॉग्नाइज करती है, उनसे संबंधित नियम बनाती है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक समेकित इंडेक्स तैयार करता है। तो IPR इंडेक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इसको मेंशन कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में भी। तो अमेरिका को इन्होंने पहले स्थान पर रखा, सेकंड पर रखा ब्रिटेन को, थर्ड पर स्वीडन को, फ्रांस को चौथे पर और जर्मनी को 5वें पर। टॉप 5 ये हो गए। इंडिया को इन्होंने 40वें स्थान पर रखा था, 2019 में इंडिया की रैंक थी 36वीं। तो दोनों आप ये नोट करिएगा। इसमें इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है हमारे पेपर में। ठीक है, कि इंडिया की रैंक क्या थी। इंडिया की रैंक 40वीं 2020 में और 36वीं थी 2019 में। मूक लैब्स की ये बिजनेस स्कूल रैंकिंग्स आई थी। बिजनेस स्कूल्स का मतलब है जो इंस्टीट्यूट्स हैं मैनेजमेंट जो पढ़ाते हैं उनको इन्होंने जो है रैंक किया। इसमें क्या क्या नंबर काउंट किए गए थे, क्या क्या इंडिकेटर थे इसके, नंबर ऑफ लर्निंग पाथवेज, नंबर ऑफ क्रेडिट गेनिंग क्रेडेंशियल्स, नंबर ऑफ मूक बेस्ड डिग्रीज और टीचर क्वालिटी रैंकिंग्स। तो इन सब पैरामीटर्स पर रैंकिंग बनाई गई थी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बेंगलुरु को इन्होंने पहले स्थान पर रखा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली तीसरे स्थान पर रखा था, पहले नहीं, तीसरे स्थान पर रखा था, वो माफ़ कीजिए गलती, थर्ड प्लेस पर रखा है। ये जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा IIM बेंगलुरु की डिटेल। उन्होंने लिखा है साफ साफ कि तीसरे स्थान पर उनके इंस्टीट्यूट को मूक लैब्स की बिजनेस स्कूल रैंकिंग्स 2020 में रखा गया है। 22वां एडिशन आया था वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग का। ठीक है, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग ये बताता है कि हमारे देश में, हमारे विश्व में कौन सी भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। 2019 तक जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा अंग्रेज़ी है, इंग्लिश, फिर चाइनीज़ मैंडरिन है और फिर हिंदी है। तो हिंदी का स्थान आप याद रखिएगा, तीसरी है भाषा ये जो पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक है, तो भारत विश्व भाषा लगभग बनने को तैयार है। कुल मिलाकर के 7111 भाषाओं को शामिल किया गया था और उसमें टॉप 3 ये हैं, पहले पर इंग्लिश, फिर चाइनीज़ मैंडरिन और फिर हिंदी। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 ये आपका WHO के द्वारा और द लैंसेट मेडिकल जर्नल जो पत्रिका छपती है उसके द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया था संयुक्त रूप से। और इसमें जो है कुल मिलाकर के ये कंट्रीज़ को रैंक करता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अपने निर्धारित टारगेट जो है 2030 के उसकी तुलना में
कितना कार्बन उत्सर्जन अभी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 2030 को 30 का टारगेट जो अचीव कर रहे हैं कंट्रीज़ को कार्बन उत्सर्जन कम करने का, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 2030 के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो प्राप्त कर पाएंगे उनको रखा है शीर्ष पर। जैसे नॉर्वे जो है ये फर्स्ट पर है, साउथ कोरिया सेकंड पर है और नीदरलैंड्स थर्ड पर है। ये जल्द से जल्द अपने 2030 तक के नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स जो हैं कार्बन एमिशन को कम करने के, उसको पूरा कर लेगी। लेकिन सबसे नीचे कौन कौन से हैं? सबसे नीचे हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और सोमालिया। डेवलपिंग कंट्रीज़ या बैकवर्ड कंट्रीज़ नहीं ये सब पूरा कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें अपने पॉपुलेशन के नीड को पहले फुलफिल करना है और क्लाइमेट चेंज वगैरह बहुत सेकेंडरी चीज़ है उनके लिए। भारत की रैंक जो है इस बार 77वीं रही थी इसमें। ठीक है, और इनके साथ ही एक चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स आता है। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही थी 131वीं। तो दोनों ही इंडेक्स याद रखिएगा। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स में फर्स्ट रैंक याद रखना जरूरी नहीं है। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक ही याद रखिएगा 131वीं, और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें 77वीं। ठीक है, हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट आती है। इसका ये आशय है कि किस देश में कितने अरबपति हैं, जिस देश में ज़्यादा अरबपति वो ज़्यादा अच्छी रैंक हासिल करेगा। तो नवी लिस्ट आई थी हुरून ग्लोबल की, और सबसे ज़्यादा अरबपति हैं हुरून ग्लोबल के हिसाब से चाइना में 799 अरबपति हैं, यूएस में 626 अरबपति हैं, इंडिया में 137 अरबपति हैं फॉर्चुनेटली, और ये थर्ड नंबर पर है हमारा देश अरबपतियों की संख्या में। ठीक है, और बॉटम कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, थाईलैंड, फ्रांस। यहाँ पर अरबपतियों की संख्या कम है। मुकेश अंबानी को उन्होंने पूरे विश्व में अरबपतियों में 9th रैंक दी थी, ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग मार्च मंथ का देख लेते हैं। मार्च मंथ के में सबसे पहले है ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टॉप 500 की सूची, यानी कि जेनेवा बेस्ड एक एनजीओ है खुद, जिसका नाम है एनजीओ एडवाइज़र। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एडवाइज़र। ये क्या करता है? पूरे विश्व के 500 एनजीओज़ को रैंकिंग देता है। किस आधार पर रैंक देता है पूरे विश्व में 500 एनजीओज़ पर? कि जैसे एनजीओज़ क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं जहाँ पर काम कर रहे हैं, नवाचार शासन की क्या उनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अपनाई जा रही हैं, या और सस्टेनेबिलिटी के लिए उनका योगदान क्या है अपने देश में, इसको रैंक करता है और टॉप 500 की लिस्ट बनाता है। टॉप 500 में जो पहली रैंक मिली है वो BRAC करके एक काम करता है एनजीओ बांग्लादेश में, उसे मिला है। क्यों मिला है BRAC को? क्योंकि BRAC बांग्लादेश में लगातार काम कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन के लिए लोन ये दे रहा है पुअर्स को, गरीबों को, जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य प्रबंधन, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के इसके प्रयासों के लिए BRAC को लगातार 5वें साल जो है ये आपका टॉप एनजीओ का अवार्ड मिला है। ठीक है, लगातार 5वें साल मिला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है। इंडिया का शायद कोई भी एनजीओ इसमें शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से न्यूज़ ऑन एयर ने इसको नहीं डाला है इस न्यूज़ को। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। गुजरात की एक सूर्य गुजरात स्कीम चलती है जो रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशंस पर आधारित है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की। बेसिकली ये एक कोई रैंकिंग नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है, एक्चुअली एक मंत्रालय की तरफ से या फिर एक डिस्कशन चल रहा था लोकसभा में, तो रिटन रिप्लाई दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने बताया था कि भारत में छत पर आधारित यानी रूफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ये आपकी मार्च 2020 तक इतनी है, ये आप नोट करिएगा कितनी मेगावाट है। और साथ ही साथ रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष पर गुजरात है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। उन्होंने एक रिटन रिप्लाई में डिस्कशन के दौरान ये डेटा दिया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब छुपी छुपी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे 2019 में आपको पता है 2018 की आई हुई न्यूज़ पूछ ली, जून 2018 की, कि 100% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी चलने वाला UT कौन सा है, तो आपको बताना था दीव है वो। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर के। तो ये आप याद रखिएगा कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में टॉप पर कौन है? गुजरात, सेकंड पर महाराष्ट्र है। कब तक के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ? आंकड़े हैं मार्च 2020 तक के। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान। पोषण अभियान के लिए एक कह सकते हैं एक टिप्पणी आई थी नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग ने रैंक किया था प्रदेशों को पोषण अभियान में उनके पार्टिसिपेशन पर। तो टोटल पार्टिसिपेशन पर, टोटल पोषण अभियान के इम्प्लीमेंटेशन पर नीति आयोग ने शीर्ष पर किसे रखा है? आंध्र प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमिलनाडु जो है पोषण अभियान में भाग लेने वाले लोगों की संख्या के मामले में सबसे ऊपर है। ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हर साल सितंबर में हम पोषण माह मनाते हैं अपने पूरे स्टेट्स में,
और स्वास्थ्य मंत्रालय इसको प्रमोट करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रमोट कर रहा है इसको, नीति आयोग कर रहा है। तो ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो केवल रैंकिंग दी है नीति आयोग ने, आंध्र प्रदेश को रखा है ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में टॉप पर, और भाग लेने वाले लोगों की संख्या के आधार पर टॉप कौन सा है, तमिलनाडु है। इनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। गूगल हर साल कुछ ना कुछ सूची जारी करता है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिलाओं की सूची उन्होंने जारी की थी। तो टेलर स्विफ्ट को इन्होंने टॉप पर रखा था और इस तरीके से सूची बनाई थी। म्यूज़िक के क्षेत्र में खोजी गई सबसे ज़्यादा महिला और ओवरऑल सबसे ज़्यादा खोजी गई महिला टेलर स्विफ्ट गूगल पर, और गूगल पर सर्च की जाने वाली स्पोर्ट्स से रिलेटेड महिला सबसे फेमस कौन, सेरेना विलियम्स। गूगल पर कॉमेडी के क्षेत्र में खोजी जाने वाली गूगल पे सबसे पॉपुलर महिला एक्वाफिना है या ऑक्फिना है ये। और उसके बाद गूगल पर 2020 में उपन्यासकारों में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला है उपन्यासकार टॉनी मॉरिसन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स 2020 की सूची आई थी और इसमें 2 भारतीय शामिल कर लिए गए थे, तो उन 2 भारतीयों के नाम आप याद रखेंगे। बायजू रविंद्रन को इन्होंने शामिल किया, जोमेटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता को इन्होंने शामिल किया। जोमेटो भी आप जानते हैं, बायजू भी आप जानते हैं क्या है, ई लर्निंग ऐप है उनका, आता है, काफ़ी महंगा होता है। तो ये है यहाँ पर। तो यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में इस साल 2 व्यक्ति आए हैं, बायजू रविंद्रन और जोमेटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स आया था, ये वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक संस्था है, लंदन में काम करती है, वो जारी करती है इसको। और कुल मिलाकर के ये 3 श्रेणी, ये ए से जी तक रैंकिंग देती है कुल मिलाकर के, कौन से देश का प्रबंधन जो है जानवर के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कैसा है, उस आधार पर ए से लेकर जी तक रैंकिंग देती है, यानी ABCDEFG। तो इसमें हमको बताना है कौन कौन से रैंक्स हैं। जैसे स्वीडन, यूके और ऑस्ट्रिया को ए कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, यानी कि इनका प्रबंधन जानवरों के अधिकारों के संरक्षण में सबसे अच्छा है। उसके बाद इंडिया को सी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, यानी कि थोड़ा ठीक है, भारत का प्रबंधन सी कैटेगरी में, ABC, ठीक है। तो और स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस के साथ भारत को सी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। इसमें यही पूछ सकते हैं कि बताइए कि इस इंडेक्स में भारत को किस कैटेगरी में रखा है, तो उसका आंसर होगा सी कैटेगरी में। वुमेन ऑन बोर्ड करके 2020 का एक आया था माई हायरिंग क्लब के द्वारा। वुमेन ऑन बोर्ड स्टडी का मतलब है कि कंपनियों के बोर्ड में किसी भी देश में मैक्सिमम कितनी कंपनियां हैं जो अपने बोर्ड में, यानी जो पूरा उनका बोर्ड एक तरीके से कंपनी का मंत्रिमंडल होता है, मेजर डिसीजंस वहाँ पर लिए जाते हैं। तो बोर्ड में शामिल महिलाएं कितनी हैं पर कंट्री पर कंपनी में, जहाँ पर ज़्यादा महिलाएं हैं शामिल हैं जिस कंपनियों में बोर्ड में, तो उसको पहली रैंक दी गई थी। तो नॉर्वे को इन्होंने पहले नंबर पर रखा और सेकंड पर इंडिया को रखा, जो कि एक बड़ी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट का जब आप कभी मेंशन करिएगा, अचीवमेंट्स कहें कि अचीव कर रहा है भारत की नहीं कर रहा है, तो जब नकारात्मक डेटा देना हो तो दूसरा, सकारात्मक डेटा देना हो तो ये वाला आप कर दीजिएगा मेंशन। बहुत ज़रूरी है ये कि भारत को सेकंड प्लेस पर यहाँ पर रखा गया माई हायरिंग क्लब के द्वारा, कि भारत की कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं इनके बोर्ड में शामिल होती हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इंडिया की रैंक इसमें 12वीं थी। कहने का मतलब है कि ओवरऑल रैंक 12वीं थी, और लेकिन कंपनियों में महिलाओं की संख्या जो भाग लेती हैं बोर्ड में, उसमें जो है सेकंड पर थी। यानी कि भारत में जो कंपनीज हैं उनके बोर्ड में 55% महिला मेंबर होते हैं, इस वजह से सेकंड प्लेस पर रखा गया। ओवरऑल कंपनीज के मामले में भारत को 12वें स्थान पर रखा गया था इसमें। तो ठीक है, आप समझ गए, यानी कि बोर्ड में शामिल होने वाली महिलाओं की कुल संख्या के आधार पर भारत जो है सेकंड पर, और ओवरऑल कंपनीज जो महिलाओं को शामिल करती हैं अपने बोर्ड में, उसमें 12वें पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस जारी करता है हर साल, और इसमें आप रैंकिंग देख लीजिए, ज़रूर इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जब तक 2020 के सितंबर, मतलब ये जून में आती रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट जो है 2021 जून में आएगी करीब, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। फिनलैंड अगले साल मार्च में आती है, मार्च में आएगी, तब तक आप ध्यान रखेंगे 2021 तक। फिनलैंड जो है 3rd टाइम, ये 1st नंबर पर, और डेनमार्क 2nd पर, स्विट्ज़रलैंड 3rd पर, आइसलैंड 4th पर, और नॉर्वे जो है 5th पर है, ठीक है। और 8th पर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है 9th पर, लग्जमबर्ग है 10th पर। भारत को इन्होंने 144वां स्थान दिया है। भारत की रैंक दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की 66वीं रैंक है, नेपाल की 92वीं, बांग्लादेश की 107, श्रीलंका की 130, अफगानिस्तान की 153, चाइना की 94 और रशिया की 74। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ और भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ का भी बता दिया हमने। जो है क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर हैं प्रति व्यक्ति GDP, सोशल सपोर्ट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, सामाजिक स्वतंत्रता, उदारता, जनरसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो 6 इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप नोट करिएगा, बेसिकली यूपीएससी वाले। 26वां इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है और द वॉल स्ट्रीट जर्नल भी इसमें सहयोग करती है। इसमें टॉप पोजीशन पर सिंगापुर है, हांगकांग है और न्यूजीलैंड है, और बॉटम पर कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया होगा बेसिकली, 180वें पर, वेनेजुएला 179वें पर, क्यूबा 178वें पर, फिर इरिट्रिया, फिर कॉन्गो। भारत का रैंक इसमें है 120वां, और ये भारत का स्कोर है। भारत की रैंक है 120वीं, इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी कोई ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं अप्रैल पर। अप्रैल में यहाँ पर एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक आ गई थी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस आउटलुक में कहा था कि 2020-21 में भारत की ग्रोथ रेट जो है ये 4% रह सकती है। कोविड-19 आ गया था, लॉकडाउन चल रहा था, आपको पता है, तो एक ये रिपोर्ट आई थी, या फिर कह सकते हैं ये एक आंकड़ा आया था, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर। तो मतलब ये एक ट्रैकर चलाया था, या फिर कह सकते हैं इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लाउटन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रैंक किया था, या फिर कह सकते हैं रैंक दी नहीं थी वैसे, लेकिन इन्होंने नोट किया था कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो स्ट्रिक्ट हैं कोविड के प्रति। वही है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर, यानी किस देश का रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया कैसी है कोविड के प्रति, ढीला ढाला रवैया है कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कैसा रवैया है उसके प्रति इन्होंने एक ट्रैकर लॉन्च किया। तो इस ट्रैकर ने पाया कि भारत की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, क्योंकि भारत में पूरी दुनिया का सबसे कड़ा और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अगर पूछ लें कि जो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स इन्होंने बनाया था उसमें सबसे कड़ा लॉकडाउन किसका था पूरे विश्व में, तो भारत का था। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। कभी कभी ये भी आ जाता है रिपोर्ट से ये ऑर्गेनाइजेशन मिलाने को दे सकते हैं कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये बताइए। इसमें कोई इंडेक्स नहीं था बेसिकली, इसमें इन्होंने बताया था कि मालदीव का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का अनुमान है ये सब कोविड-19 वाली चीज़ों से। तो ये हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिएगा कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। सीपरी की ये वाली रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे ऊपर, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ये रिपोर्ट में सीपरी बताता है कि कौन कौन से देश अपने खर्चों का एक बड़ा हिस्सा सैन्य हथियार खरीदने में खर्च करते हैं, ठीक है, या डिफेंस एक्सपेंडिचर किन देशों का सबसे ज़्यादा रहा है एक साल में, वो बताते हैं। 2019 में सैन्य बल पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है अमेरिका, और फिर है चाइना, और फिर है भारत। तो भारत की रैंक क्या है? सीपरी के अनुसार हथियार खरीदने वाले देशों के मामले में तीसरी है, रशिया की चौथी है, और फिर है सऊदी अरब की 5वीं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है कि भारत ने 2019 में रक्षा पर इतने बिलियन का खर्च किया, जो कि उसकी जीडीपी का 2.4% का हिस्सा है, और भारत जो है ओवरऑल डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करने वाले देशों में तीसरे पर पहुंच गया है, अमेरिका और चीन के बाद। मई 2020 में देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है, और स्वीडन ने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड फिनलैंड जो है सेकंड थर्ड पर है। तो टॉप पर है स्वीडन, सेकंड पर स्विट्जरलैंड और थर्ड पर है फिनलैंड। भारत को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वीं रैंक मिली है, ये याद रखिएगा। और देशों को रैंक दी जाती है उनके विकास, ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता को मेंटेन करने के लिए। अब हम जून मंथ पर आ जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे विश्व में, ज़्यादा कोई ऐसे इंडेक्स जारी नहीं हुई रिपोर्ट। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट आई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले कौन से खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में। तो इनमें टॉप 100 की लिस्ट बनती है। खिलाड़ी कितना वेतन पाते हैं, उनकी जो टोटल कमाई है खेलने से जो उनको मिलती है, वेतन जो उनको मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, विज्ञापन, रॉयल्टी, या फिर अपीयरेंस फीस जो लेते हैं अलग अलग फंक्शंस में जाने के, उन सबको मिला करके कितना रेवेन्यू है उस पर आधारित है, ठीक है। तो स्वीडन के ये स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर जो है, इनको पहले स्थान पर इन्होंने रखा था फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रखा, लियोनेल मेसी को रखा, नेमार को, और फिर लेब्रॉन जेम्स को। कोहली जो है 66वें नंबर पर थे इनकी टॉप 100 की लिस्ट में, और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे जो इस लिस्ट में शामिल थे। ऐसे ही फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट आती है, मेल सेलिब्रिटीज़ की, उसमें अक्षय कुमार जो थे वो 6 नंबर पर थे टॉप 10 में से, वो याद रखिएगा। अक्षय कुमार जो थे वो
6 नंबर पर थे हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में। ठीक है। क्वार्टरली असाइनमेंट्स यानी क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती है, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी अमेरिका टॉप पर रहता है, सेकंड पर स्टैनफोर्ड रहा था और थर्ड पर हार्वर्ड। ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि भारत के कितने इंस्टीट्यूट किन किन रैंक पर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रैंकिंग होती है पूरे विश्व की। 172वें स्थान पर बॉम्बे रहा था, आईआईटी बॉम्बे। 185वें पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। 193 पर आईआईटी दिल्ली। 275वें पर आईआईटी मद्रास। 314 पर आईआईटी खड़गपुर। तो ओवरऑल जो है इनकी रैंकिंग आप इग्नोर भी कर दें तो आपसे पूछेंगे कि क्वार्टरली असाइनमेंट्स की रैंकिंग में टॉप पर भारत में से कौन रहा था, तो वो होगा आईआईटी बॉम्बे। एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स जो है स्विस नेशनल बैंक जारी करता है, स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक है, और ये रैंक करता है उन देशों को जिनके लोगों का पैसा वहाँ पर जमा है। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम टॉप पर था, यूके के लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में जमा है। सेकंड पर जो है यूएस था, इनके लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, और तीसरा वेस्ट इंडीज़ था। ठीक है। पाकिस्तान को इसमें 99वें स्थान पर रखा, बांग्लादेश को 85, नेपाल को 118वें, श्रीलंका को 148वें, भूटान को 196 स्थान पर। भारत की रैंक जो है 170वीं रही थी, 2019 में 74 थी। तो स्विस बैंक में जैसे आपने सुना होगा घोटाले का पैसा वहाँ जा कर के जमा हो जाता था, धीरे धीरे घोटाला कम हो रहा है, तभी भारत की रैंक खराब होती जा रही है। ठीक है। वरना भारत की रैंक काफ़ी अच्छी रहा करती थी स्विस बैंक वाले आंकड़ों में। जुलाई 2020 का हम देख लेते हैं। जुलाई 2020 में द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आया था। ये जोन्स लैंग स्लै या JLL के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नियामक सुधार, बेहतर बाजार डेटा और देशों की कौन कौन सी ग्रीन इनिशिएटिव्स ली जा रही हैं उनके आधार पर ये दिया जाता है रैंक। और इसमें टॉप पर रहा था यूके, और सेकंड पर यूएस, और थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया। टॉप 3 ये हो गए। और फिर 8, 9, 10 दिया हुआ है। भारत की रैंक जो है वो थी 34वीं इसमें, ये नोट करिएगा आप, इम्पोर्टेंट। और 99 देशों के 163 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2020, ये अमेरिका में एक वित्तीय सलाहकार लिखा हुआ, संपत्ति सलाहकार या फिर रियल एस्टेट एडवाइज़र कंपनी या फिर एजेंसी है, कशमैन एंड वेकफील्ड, वो जारी करता है इसको। फर्स्ट रैंक इन्होंने चाइना को दी है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, सेकंड अमेरिका को दी है, थर्ड इंडिया को दी है। तो इंडिया की रैंक ध्यान रखना ज़रूरी है। इंडिया की रैंक मिली है 3री, यानी कि भारत जो है काफ़ी अच्छा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनता जा रहा है धीरे धीरे, कशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार। ठीक है। इसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में 48 देशों को कंसीडर किया गया था और रैंक किया गया था किन किन आधार पर, बाउंस बैकेबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट एंड रिस्क। तो ये 4 पैरामीटर थे जिनके आधार पर रैंक दी गई है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ गई थी। ये जो है फरवरी जून तक की अवधि के अनुसार जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनमें टॉप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए आप। टॉप पर है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, और फिर री-भोई है मेघालय का सेकंड पर, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का थर्ड पर। ये हम जो है फरवरी से जून तक की बात कर रहे हैं। ये बाकायदा लिख के आएगा कि नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर कौन रहा, बताइए। अगस्त मंथ की रैंकिंग्स देख लेते हैं अब हम। तो ARII की रैंकिंग्स आई थी, यानी कि एक्रेडिशन की रैंकिंग जो शुरू की गई थी 2018 से देना अनाउंस किया गया था कि एक्रेडिशन और इनोवेशन कैसा है हमारे देश के विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आधार पर रैंकिंग देगा HRD मिनिस्ट्री। ठीक है। इसमें होती है 6-7 कैटेगरीज कि प्राइवेट में कौन है, कॉलेजेस में कौन है, लेकिन हम जो ध्यान रखेंगे वो खाली ध्यान रखेंगे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में टॉप कौन है, क्योंकि यही पूछा जा सकता है। तो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में टॉप पर है आपका IIT मद्रास, फिर है सेकंड पर IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, फिर IISc बेंगलुरु। उसके बाद जो है इसमें एक नई इस साल श्रेणी जोड़ी गई है, केवल विमेन की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इनोवेशन के आधार पर रैंकिंग दी गई है। तो केवल विमेन वाले इंस्टीट्यूट्स में अविश्नासलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेज को टॉप पर रखा गया है, और दूसरा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन को सेकंड पर। उसके बाद इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो आ गए हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सारी लिस्ट यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की ही पूछी जाती है। इसमें टॉप पर इंदौर, सेकंड पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कराड़ को मिला है, सासवड़, लोनावला, ये टॉप 3।
गंगा किनारे जो शहर हैं उसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में टॉप पर वाराणसी है। सबसे तेज़ी से सुधार करने वाला स्वच्छ शहर है लखनऊ। 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में या फिर यूएलबीज में टॉप पर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, मैसूर कर्नाटक से और नई दिल्ली एनडीएमसी से, मतलब यूनियन टेरिटरी से। और भी इसमें कैटेगरीज हैं, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। सबसे स्वच्छ गंगा शहर जो है 50,000 से 1 लाख आबादी वाला, वो कन्नौज चुनार है। उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर गंगा घाट है उत्तर प्रदेश का। उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाला नवा शहर पंजाब। और उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर 25,000 से भी कम जनसंख्या वाला है अवागढ़ यूपी का। मुद्रा स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा महिलाओं को लोन देने वाले राज्यों की सूची जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो टॉप पर तमिलनाडु है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर कर्नाटक है। ये 3 टॉप 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा स्कीम, जो प्रधानमंत्री जो ये माइक्रो फाइनेंस की स्कीम आई थी मुद्रा योजना, इसके तहत महिलाओं को सबसे ज़्यादा लोन दिए हैं। ठीक है, तो टॉप पर पूछ लेंगे कि महिलाओं को लोन देने के मामले में मुद्रा स्कीम के तहत सबसे टॉप पर कौन है? तमिलनाडु। फिर है प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक। निर्यात तत्परता सूचकांक में टॉप पर है आपका गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर ओडिशा। ये टॉप 5 हैं। पूछ ले अगर टॉप 5 में कौन शामिल नहीं तो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद गुजरात शीर्ष पर है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु फिर बाद में है। और जो स्थलावरूढ़ राज्य हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ में राजस्थान टॉप पर है, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा। हिमालयी राज्यों में, हिमालयन स्टेट्स में सबसे ऊपर उत्तराखंड है, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है। तो ओवरऑल रैंकिंग भी हमने बता दी और आपको कैटेगरी वाइज भी इसमें बता दी है। नीति आयोग की कोई भी रैंकिंग आप स्किप मत करिएगा।